सियाचिन में साथियों को बचाने में शहीद हुए कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार के अदम्य साहस और बहादुरी के लिए 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता का कहना है कि बहू स्मृति अपने पति की फोटो, एल्बम, कपड़े और अन्य यादों के साथ सरकार के द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को लेकर अपने घर चली गई। आइए सुनते हैं। नमस्कार, आज हम कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता से बातचीत करेंगे, जिनका नाम रवि प्रताप सिंह जी। तो सर, आप बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, आज आपकी जबानी हम सुनना चाहेंगे कि आखिर क्या पीड़ा है एक माँ और बाप को, जिसकी वजह से आप इतना व्यथित हैं। सर, कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये बड़ा मौकूफ मौजू उठाया कि क्या पीड़ा है, वरना तो हवाएं भी चुपचाप गुजर जाती हैं, पीड़ा कौन पूछे। मैडम, एक कोई भी माता पिता अपने बेटे को बड़ी हसरत से, बहुत शिद्दत से पालता है, इसलिए नहीं कि वो हमें कमा के खिलाएगा, इसलिए कि वो हमारे बुढ़ापे की लाठी होगा और हमारा आन बान और शान होगा। और मैंने अपने बेटे को इंजीनियर भी था और प्राइवेट आप इन द सेंस कि मैं सिविल में राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में एमबीबीएस में एडमिशन कराया था। उसके बाद मौका मिला आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में बीइंग डॉक्टर बन के, अधिकारी और डॉक्टर बन के जाने का। तो जब हमने अपनी ये इच्छा बताई बेटे को कि जाओ फौज में एक अधिकारी भी रहो और डॉक्टर रहो, तो वो अपना, जैसा वो स्मृति कह रही है, अपने प्यार का भी एक तरह से आंशिक रूप से परित्याग करके गया। और इतने त्याग के बाद गया और हमने उसको भेजा था डॉक्टर बनने के लिए, जिस उम्मीद के साथ वो डॉक्टर बना। और जो परवरिश उसको मिली, उसके गुरुओं ने पढ़ाया, वो मिलिट्री स्कूल में पढ़ाया था, उसके दोस्तों से जो मिली थी, उसी के अनुरूप उसने आचरण करते उतनी बहादुरी के साथ जो शहादत दी थी। और उस शहादत का जो पारितोषिक था कीर्ति चक्र, जो कि देश का शांतिकालीन द्वितीय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, वो अगर एक पिता को हाथ में लेने का मौका नहीं मिला, छूने का मौका नहीं मिला, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पीड़ा और कितनी बड़ी वेदना है। लेकिन लोगों ने इसको आज इस पे चलाना शुरू कर दिया अपनी टीआरपी के लिए कि पैसे का ये विवाद है या कुछ और चाहते हैं। ना ही तो ये इसमें कोई पैसे का विवाद है और ना ही किसी में अपने पुत्र के साथ शादी का विवाद, केवल विशुद्ध रूप से सम्मान का विवाद है। और आज सुबह से हमारे पास न जाने कितने लोगों के फोन आए। मैं कोट करना चाहूंगा, अभी अभी एक आया है, प्रमिला नाम है माम का, और उनके पुत्र थे कमांडर निशांत, और वो मिग उड़ाते हुए 3 साल पहले शहीद हुए थे। और मैडम, वो अपने पति से डिवोर्स लेडी हैं, और इसी लड़के ने कहा था कि माम, पिताजी से हम लोग पेंशन नहीं लेंगे, आप उनसे सुलह कर लीजिए। तो वो लोगों ने सुलह करके पेंशन इन्होंने गिव अप कर दिया अपने बेटे के ऊपर। और जब शहादत हुई तो वो बहू, जो ऑलरेडी शादी कर चुकी हैं और मेरे ख्याल से जैसा वो बता रही थी, फैशन डिजाइनर हैं, पहले गोवा में रही और अभी वो अपना बैंगलोर में है, और सब कुछ लेके चली गई हैं। और ये लेडी आज बताइए 60 साल से, 35 साल में इनके पुत्र गए थे, 38 साल के, और लगभग 60 साल से ऊपर है उसके बराबर की होंगी, और आज अकेले जीवन यापन कर रही है देहरादून में। और वो इस रिगार्डिंग राजनाथ सिंह जी से भी मिल चुकी हैं और उन्होंने चिट्ठी भी लिखा था, लेकिन रिजल्ट वही ढाक के तीन पाता है। तो आप समझ सकती हैं कि आज भी कितनी परेशानी में लोग गुजर रहे हैं। सुबह से और कल से हमारे पास न जाने कितने लोगों के फोन आए, लेकिन इन्होंने कहा था कि आप पब्लिक डोमेन में मेरे नाम को कर सकते हैं, मैं स्वयं लड़ रही हूँ, तब मैंने उनका ये नाम लिया। तो मैंने ये जो बीड़ा उठाया है मैडम, वो इसलिए है, अब ये मुहिम है और मैं अपने बीड़ा को अंत तक ले जाऊंगा, जीवन के अंतिम चरण तक लड़ूंगा। और मैं इसके लिए एलएलबी भी कर रहा हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी खुद करूंगा। जी, ये बहुत आपका जज्बा देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ना तो सर ये पहला केस है और ना ही ये आखिरी केस है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि माँ बाप को बिल्कुल अकेला छोड़ के चले जाते हैं और बहू रीमैरिज भी कर लेती है। तो क्या
आपको क्या लगता है, आपके पास क्या सुझाव है? सरकार अगर आपसे ही पूछे कि क्या किया जाए, देखिए विडंबना ये बहुत बड़ी है और बड़े सारे माता पिता का दर्द है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मैडम, मैं ये बिल्कुल यही कहना चाहूंगा कि कोई भी बहू जो होती है, जीवन अकेले नहीं कटता। उसकी शादी निश्चित रूप से होनी चाहिए और उसको शादी करना चाहिए। लेकिन बहू जब शादी कर लेती है, अपने जीवन में मग्न हो जाती है, उसको प्यार करने वाला पति मिल जाता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, तो वो ये भूल भी जाती है कि हमारे जीवन में कभी कोई इस प्रकार का मेरा पूर्व पति था। केवल उसके पे और पर्स को लेती है। जैसे अभी प्रमिला मैडम की केस में है कि वो करीब करीब 1,80,000 रुपया ले रही। तो ये आप ये बताएं कि वो भूल भी जाती हैं। और मुझे छोटी सी जानकारी है कि लगभग 62,800 लोग शहीद हुए हैं, और उसमें जितनी बहुएं छोड़ के चली गई, जितनी बहुएं छोड़ के चली गई, मैं ये 2 बार कह रहा हूं, जिनका कोई बच्चा नहीं था और अपने माता पिता का परिवार छोड़ के चली गई। क्या किसी बहू ने अपने पति का कोई बस्ट बनाया? क्या किसी बहू ने अपने पति के नाम से कोई चैरिटी की? क्या किसी बहू ने यादगार के तौर पे अपने पति का कुछ किया? लेकिन वो सारे माँ बाप में बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो अपने पुत्र के नाम से कुछ ना कुछ करते हैं। चाहे उन्होंने अपनी भूमि को दान कर दी, चाहे अपने बेटे के नाम से कुछ करते हैं, लेकिन आज भी वो जी रहे हैं। और वो बहू जो सब कुछ ले करके और इस उम्र में लड़का नहीं होता है और जाके शादी करके ले लेती हैं, और वो पिता जो कि जैविक रूप से और भौतिक रूप से लगा हुआ है। बहू का तो संबंध अगर आप ये कहें, विल में लिखा जाता है कि डिवोर्स, डेथ एंड इंसेनिटी, इन तीनों दशाओं में संबंध जो अग्नि को पवित्र साक्षी मान के लिया जाता है। लेकिन जिनका खून का रिश्ता है, माँ बाप अगर पागल, 20 बच्चे से रिश्ता नहीं टूटता। और अगर बच्चा जिंदा है तो हमारे देश का यह नियम है कि उसका भरण पोषण अगर लड़का नहीं करता है तो बाप का यह अधिकार बनता है उसको पुत्र पैदा करने से और परवरिश करने का, कि कोर्ट उसे वो इजाजत देती है और वो हक रखता है उसकी कमाई से लेके खाने का। तो वो माँ बाप जो कि जिंदा बच्चे के का हक रखते थे अपनी परवरिश का बुढ़ापे में, अब उसके चले जाने के बाद सरकार को कम से कम सोचना चाहिए कि आज उनके उनके लिए क्या होगा। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन उन लोगों को भी मैं जानता हूं जो यहाँ रिक्शा चला रहे हैं। और ये जो लोग बहुत बात करते हैं कि अभी ये कारगिल से हुआ, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि ये अनवरत रूप से पहले से आ रहा था और आज भी चल रहा है। लेकिन कारगिल में इकट्ठे बहुत लोग शहीद हो गए तो ये बात नोटिस में आ गई थी, लेकिन ये पहले से भी उसी रेशियो से चल रहा था, आज भी उसी रेशियो में है, और कारगिल में भी उसी रेशियो में था। केवल कारगिल में नोटिस आने का मतलब था कि इकट्ठे बहुत थोड़े समय में बहुत ज्यादा शहादत हो गई थी, तो ये हर जगह से बातें उठ गई। आज इक्का दुक्का जो लोग होते हैं शहीद, तो बातें नहीं उठ पाते हैं, लोग अपनी चीजों को गले में दबा करके बैठ जाते हैं, लेकिन बात वही का वही है। और जो ये कहा गया था कि वो अफसर अपना विल साइन कर ले और उसमें जिसको चाहे 50% दे दे, 70% दे दे। आप बताएं मैडम कि कोई सेना में अधिकारी होता है या जवान होता है, 20 साल की 21 साल की उम्र में जब उसको एक कलर टाइप करके ले जाता है, तो कितने लोग इतने समझदार होते हैं कि जो कहते हैं कि विल में अपने माता पिता को या अपनी पत्नी को छोड़ करके मुझे परसेंटेज देना चाहिए, वो साइन कर देते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये एक मनोविज्ञान है मैडम, कि जब एक 10 साल का कोई भी पुत्र होता है तो रिक्शे वाले से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक को अपने ही पिता को हीरो मानता है। वही पुत्र जब 20 साल की अवस्था में जाता है तो अपने पिता को सबसे ज्यादा आउटडेटेड मानता है और अपने पिता से आंशिक रूप से वो एक तरफ से ये कहें कि दुखी होता है, क्योंकि हर पिता टीका टिप्पणी करता है। और वही पुत्र जब 40 साल की अवस्था में जाता है तो अपने ही पिता को आदर्श मानता है। तो 20 साल की अवस्था में अगर वो विल लिखेगा, और जाहिर सी बात है कि एक मनोविज्ञान का सिद्धांत कहता है कि वो अपने पिता से अगर दुखी होता है तो किस रूप में आप सोच सकते हैं जिसकी वो होगा, तो कैसे वो करेगा। इसलिए मेरा ये सरकार से मानना है, या अग्निवीर जो जा रहे हैं तो अग्निवीर तो बिना शादी के सारे जाएंगे, और अग्निवीर के साथ ऐसा होगा तो ये बताइए कि कैसे होगा। तो अग्निवीर तो अपने माँ बाप को ही भी लिख करके जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है मैडम कि सरकार इसमें रेशनल तरीके से विचार करे और एक ऐसा विन विन सिचुएशन लाए जिसमें उस पत्नी के भी पूरे अधिकार की रक्षा हो। वो अगर उसके बच्चे हुए हैं नहीं हुए हैं, और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 56 के अकॉर्डिंग भी है कि टीयर 1 में माँ आती है। अगर लड़का पैदा होता है या बच्ची है तो तीनों को बराबर मिलता है। जब हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है कि माँ बराबर की श्रेणी में खड़ी होती है, तो शादी के बाद वही माँ अलग से कैसे हो जाती है, मैं ये जानना चाहता हूं। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि जो फैमिली है, आज भी लिबरलाइज फैमिली है या आप स्पेशल फैमिली है, तो देर आर मार्जिनल डिफरेंस बिटवीन फैमिली एंड वाइफ। अगर वाइफ के पास एक एकांकी परिवार की परिभाषा है, पिता माता पत्नी और अविवाहित बच्चे, अगर वो उस पत्नी के पास कोई बच्चा नहीं है
तो ये बताइए कि वो परिवार की श्रेणी में कहाँ आती है? उसको वाइफ पेंशन के रूप में होना चाहिए। जब नियम बने तो इसका निर्धारण हो कि अगर उसका कोई बच्चा नहीं है तो वाइफ की श्रेणी में हो, अगर उसके पास कोई बच्चा है तब परिवार की श्रेणी में हो, और माता पिता हो तो रेशनल तरीके से बने, जो कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी और अनुकूल परिस्थिति में भी, दोनों सिचुएशन में और दोनों के लिए सर्वमान्य हो और एक सामाजिक रूप से स्वीकार करने योग्य हो। ये मेरा कहना है सरकार से मैडम। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मैं जरूर चाहूंगी कि आप सरकार से बातचीत करें और इसमें जरूर रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि आखिर माता पिता जो होते हैं वो बच्चे को बड़े अरमानों से पैदा करते हैं, पढ़ाते लिखाते, उनकी हायर एजुकेशन कराते हैं, फिर उनके विवाह कराते हैं, और यहाँ पर तो शहीद हो गया, देश के लिए वो शहीद हुआ, वो देश का हीरो था। पेट्रियोटिज्म पूरी फैमिली में कण कण में बसी हुई है। लेकिन जो कीर्ति चक्र था आज वो कहाँ है? जरा आप उसके बारे में बताइए, जो अंशुमन को मिला था। देखिए, जो चक्र मिलता है वो एक प्रतीक होता है, और उस चक्र को ना तो मैं धारण कर सकता हूं ना उनकी पत्नी धारण कर सकती हैं। वो चक्र उसी बहादुर की बहादुरी का प्रतिबिंब है, पारितोषिक के रूप में मिला, वो रखा ही रहेगा। तो वो चक्र जहां उस बहादुर की सबसे ज्यादा यादें हैं, जहां उस बहादुर की सबसे ज्यादा स्मृतियां हैं, जहां उस बहादुर की कोई बस्ट हो, कोई फोटो हो, या वो बहादुर जहां पे नैसर्गिक रूप से है, वहीं वो चक्र का होना चाहिए। जबकि जब उस पत्नी को, हमारे केस में हमारी बहू, जब 26 मद्रास रेजिमेंट से सामान आया था तो देखने तक नहीं गई। जब 403 फील्ड एम्बुलेंस ने अंशुमन के सामान, जो बिलोंगिंग्स होती है, जो छूट गए थे, वो उनको देना चाहा तो उन्होंने नंबर बंद कर लिया, या नंबर बंद हो गए होंगे। मुझसे जब अर्जुनेंट साहब ने उनके संबंध स्थापित किया तो मैंने कहा कि जितने पैसे हों आप वहां पे दे दीजिए, क्योंकि रेजिमेंटल फंड से भी कुछ पैसा मिलता है, मैं जानता हूं, तो आप उनको दे दीजिए, लेकिन मेरे बेटे की अगर एक बनियान भी हो तो आप हमारे पास भेजें। और वो सारा पैक होकर के, उसमें 100 पैकेट मैगी कम से कम पैक होकर के, उनके पुराने जो कपड़े थे, आपको पता है एक अफसर, बोर्ड ऑफ अफसर बैठते हैं और एक एक चीज की वो लिस्ट बनाई जाती है और वो जी, भेजी जाती है, उसमें उनका लगाया हुआ एक सर। आपकी आवाज चली गई। तो आप बताएं, आपकी आवाज चली स्मृति गई। बने वहां। जी जी। हाँ, जी उनका जो सामान आया था मैडम, वो जी। सामान भी जब हमारी बहू ने नहीं लेना समझा तो चक्र लेना उन्होंने कैसे मुनासिब समझा, मेरा कहने का तात्पर्य है। और वो चक्र मैंने तो मांगा था कि केवल छाती पे लगाएंगे और उसके बाद आपको वापस कर देंगे, उन्होंने भी नहीं दिया। और जिन अरमान से मैंने अपने बेटे को पाला था, और मैं जहाज में गोरखपुर में पहला सलूट दिया पूरे डेकोरेटेड चेस्ट के साथ, और मैं जब मेरा बेटा शहीद हुआ तो ये पूछा था कि वीरों की तरह से गया कि शहीदों की तरह से, तो मैंने कुर्बान होने के लिए अपने बेटे को भेजा और पूरे गर्व के साथ उसको सम्मान के साथ दिया। और वो सम्मान मेरा अधिकार बनता था कि मैं अपने हाथ में लूं, उसको देखूं, उसको चूमूं और उसके साथ कम से कम 2 पल गुजारूं, क्योंकि मैं उसमें अपने बहादुर बेटे की प्रतिबिंब देखता, उसकी बहादुरी जैसे मैं सीने से लगाता तो उसकी बहादुरी की मुझे याद आती और मैं कयामत तक के लिए धन्य हो जाता। लेकिन वो जो भी मुझे नहीं मिला, तब मेरा सरकार से कहना है कि ऐसा जरूर कोई प्रबंध होना चाहिए कि माँ बाप की अरमानों पे पानी न फिरे। आपकी पत्नी, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं उनके, बहुत ज्यादा अटैच थी अंशुमन से के साथ। कुछ उस बारे में बताइए, कोई ऐसी बात हो जो बहुत उनको दुखी हाँ, कर। मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे पुत्र जब मिलिट्री स्कूल में 11 साल में ही चले गए थे, तो जब भी वो छुट्टी आते थे मैडम, तो अपनी माँ के हाथ से ही खाना खाते थे। और एक बीच में जोड़ दूं कि मैं कक्षा 7 से कभी अपने पुत्र को हिमाचल चैल से लेने नहीं गया। अगर वो बहादुर बने तो उनको बहादुर बनने में मेरा और मेरे परिवार का योगदान था कि मैंने उनको थपेड़ों में जूझने के लिए छोड़ा। आज माताएं अपने पुत्र को लेकर के 200 मीटर दूर स्कूल छोड़ने जाती हैं, जबकि वही पुत्र स्कूल के पेरीफेरी में जा करके 500 मीटर अपने बस्ते को लेकर कक्षा में जाता है, उसका प्रबंध कोई नहीं करता। लेकिन मैं अपने बेटे को अकेला छोड़ा था, जो 2 बस और 2 ट्रेन बदल करके लखनऊ और हमारे यहाँ देवरिया जाता था, तब वो बहादुर बना था। रही बात माता जी के साथ एफिलिएशन की, तो वो माता जी अपने हाथ से खिलाती थी। खाने और खिलाने का एक ऐसा अधिकार और कर्तव्य परिणित हुआ कि वो अपना अधिकार समझ बैठे, ये अपना कर्तव्य समझ बैठी। और पिछले 15 साल से, लगभग 14 से 15 साल से, मैंने अपने हाथ से कभी उनको खाते हुए नहीं देखा। अगर वो हम अब उनकी माता उनके सामने हैं या घर में हैं तो लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर अपनी माँ के हाथ से खाते थे। वो चिकन और मछली भी खाते थे, और ये बात स्मृति को भी बखूबी पता है, शादी में भी खाए, और ये बात सबको पता है मैडम। तो
और उन्होंने शादी में स्मृति को भी ये बात पता है कि बड़े प्रेम से जिस सूट को खरीदा था और उसी से मैच करता हुआ जूता खरीदा था, लेकिन माँ ने उस 9 तारीख को सगाई के बाद ये कह दिया कि मेरे बेटे का सूट शेरवानी तो बड़ा सोना लग रहा है, वह बेटा वह सूट नहीं पहना और शेरवानी पे ही सारा फंक्शन कर लिया। वह सूट पैक हमारे घर आया। जब माँ ने एक बार उस पके हुए हल्के से बाल को कह दिया था कि मेरे बेटे का बाल बहुत सोना है, पूरी दुनिया कह के हार गई। उस बेटे ने अपने बाल को नहीं रंगा। माँ, ये उस माँ और बेटे का था कि उसकी माँ का आज 26 किलो वजन कम हो गया माँ, और वो नींद की दवाएं खा के सोती हैं। ये उस माँ और बेटे का ऐसा लगाव था। और उसने कहा था अपने इसके लिए कि माँ, मम्मी अगर आपको पसंद होगा तब कहिएगा। मेरी मैडम ने इंटरव्यू में भी कहा है कि मैंने पूछा था कितनी लंबी है, कितनी हाइट है, और बहुत सोनी है और बहुत प्यार करते थे, लेकिन लड़के ने कहा था माँ, मम्मी अगर आपको पसंद नहीं होगा तो मैं शादी नहीं करूंगा। उस 8 साल के प्रेम को भी तिलांजलि देने के लिए तैयार था अपनी माँ के लिए। और वही माँ आज अपने उस बेटे की प्रतीक को खोल करके देख भी नहीं पाती है। जब ये सब चीजें हुई हैं तब हृदय विदीर्ण हुआ है। रही बात पैसे की, तो जब मेरे बेटे की अंतिम संस्कार हुई थी उस समय 1 रुपया भी मैंने किसी का खर्च नहीं कराया मैडम। लेकिन जो कफन का पैसा सरकार देती है 10,000 रुपया, जो स्टेशन हेडक्वार्टर देता है, उसको भी स्मृति के परिवार ने पूछा फोन करके कि वो 10,000 रुपया फ्यूनरल राइट्स के कहाँ गए। तब मेरा कलेजा फटा, क्योंकि मैंने तो कभी स्टेशन हेडक्वार्टर में नहीं पूछा, न मांगने गया कि वो पैसा मुझे दे दीजिए। यदि कोई एक व्यक्ति 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, ना मैंने किसी को होने दिया। इवन उनके पिता जब यहाँ से गोरखपुर गए थे तो टोल प्लाजा पे भी मैंने पैसा उनका नहीं लगने दिया। अगर मैं इतना प्रबंध कर सकता हूं तो मेरे बेटे की शहादत का कोई सौदा नहीं कर सकता। उसके कफन के बारे में जो मिलने वाला पैसा था, जो बहुत पुरानी परंपरा है, स्टेशन हेडक्वार्टर देता है, अगर वो कोई पूछता है तो एक माँ बाप को निश्चित रूप से दुख पहुंचेगा। और इस दुख से मैं आज भी सदैव व्यथित रहूंगा और मैं इसको भूल नहीं पाऊंगा। बहुत बड़ा दुख है। पिता होने के नाते आप जो बातें बता रहे हैं, ये यकीनन इस बातों को सुन करके बहुत दिल व्यथित हुआ है। और मेरी संवेदनाएं आपके मैं साथ एक पहले बात से और हैं। जोड़ना चाहता हूं मैडम, एक बात और कहना चाहता हूं। जो ये पैसे की बात हो रही है, जब मिस्टर राजेश सैनी हमारे जो समधी हैं और स्मृति के पिताजी, जब 21 तारीख को मेरे बेटे का, वो 22 तारीख को निकल गए थे, 23 तारीख को, 22 तारीख को हम अपने गांव में जो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है रोड के किनारे, वहां उनको शाम को 7 बजे लेकर के आए थे। और मैंने कहा कि ये पूरी संपत्ति मैं प्रदेश सरकार को दान करूंगा और इसमें चाहूंगा कि मेरा बेटा मेडिकल फ्रेटर्निटी से था, कोई यहाँ हॉस्पिटल या कोई कॉलेज अगर सरकार बनवाती है तो यह पूरी संपत्ति हम दान कर देंगे। यद्यपि इसमें मेरा पूरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं अपने सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि और जो जमीन है उसमें वो मेरा हिस्सा ले लें और ये जमीन दे दें, ताकि ये हम दान कर देंगे। तो उनके पिताजी को उन्होंने कहा था कि अभी ये करने की जरूरत नहीं है, देखिए सरकार क्या करती है। अगर उनसे बात होती है तो पूछिएगा, जो व्यक्ति अपने पुत्र के शहादत के दूसरे दिन सरकार को दान करने के लिए तैयार था और वो उनके पिता को लेके गया था, क्या वो पिता कभी पैसे की बात कर सकता है? पैसे की बात बिल्कुल नहीं। मैं आज भी कैप्टन अंशुमान सिंह फाउंडेशन का निर्माण करने जा रहा हूं और पूरी संपत्ति या अंशुमान सिंह का जो भी पैसा मिला है, 1 रुपया भी मैंने खर्च नहीं किया है। सारा का सारा उस फाउंडेशन में दान करके अपनी पूरी संपत्ति जो अंशुमान का पैतृक संपत्ति है दान करके, और मैं उसमें कुछ जरूर समाज हित में काम करने का प्रयास करूंगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी इस प्रयास के लिए। आप फाउंडेशन बनाइए, आपको हमारा पूरा सपोर्ट है सर। बहुत ही बातें जो आपकी हैं, बहुत ही दिल को छूने वाली बातें हैं। क्या आप स्मृति को कुछ कहना चाहेंगे? स्मृति को हम ये कहना चाहेंगे कि वो हमारी बहू थी। सामाजिक तौर पे मैं उनको आज भी अपना बहू कहता हूँ। ये रिश्ता, वो अब तो मैं अपने बेटे से किसी कीमत पे उनकी शादी करूंगा नहीं, क्योंकि ऐसी व्यवहारिकता के बाद कोई पिता अपने बेटे की बलि नहीं चढ़ाएगा कि ऐसी बहू से शादी करे, ये सब कुछ जानने के बाद। लेकिन फिर भी सामाजिक तौर पे हमारी आज भी बहू है, वो जहां रहे, आबाद रहे, सलामत रहे। हमारी दुआएं, हमारे परिवार की दुआएं उनके साथ है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमारे परिवार को इस मोड़ पे लाके खड़ा किया और जिस तरह से असामाजिक तौर पे जो सारे बाजार बातें आई हैं, अगर वो ना करती तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि वो इस परिवार की मर्यादा को समझती। और मैंने पहले भी उनके पिताजी को कहा था कि आप इसको मैरिज ऑफ कन्वेनियंस मत बनाइए और इसको ये सब चीजें शोभा नहीं देती हैं। मैं तो अपने पिता तक को नहीं बताया था, लेकिन पल पल में उन्होंने इतनी सब्र की इंतहा कर दी कि आखिर ये जो दिल के उद्गार थे वो पब्लिक डोमेन में आ गए। और जब आप आ गए हैं पब्लिक डोमेन में, तो केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं वकालत भी कर रहा हूं, 3rd सेमेस्टर है मेरा, और मैं
स्वयं इस केस को जब तक इस धारा पे हूं लड़ूंगा और पूरा प्रयत्न करूंगा जितना मैं कर सकता हूं। मैं कितना सफल हो पाऊंगा यह नहीं कहता, लेकिन मैं जितनी मेरी सलाहियत है मैं पूरी कुव्वतो तवानाई से सरकार से या हर उस दरवाजे को खटखटाऊंगा जहां से मुझे उस उम्मीद की किरण नजर आए। जी, हमारा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही, अभी आपने बताई। कीर्ति जो भी चाहती हैं, लीगली जो किया गया है, क्योंकि उनके इनमें हिस्सा आया, ये क्योंकि नॉमिनी कोई नहीं था, तो बेटे ने नॉमिनी नहीं बनाया था, इसलिए वो सारा जो भी अमाउंट था वो उनके पास गया। लेकिन क्या नहीं नहीं, आपको कौन सा अमाउंट, कौन सा अमाउंट? जो भी पैसा या जो भी नहीं चीजें। नहीं, जो जो भी नहीं, इसको मैं क्लैरिफाई कर देना जी चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार का जो नियम है 70 और 30% का, पेरेंट्स को 30 और वाइफ को 70, वो उसी के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हुआ 50 लाख रुपया। और जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का पैसा था वो 1 करोड़ होता है अफसर के केस में। और वो जो था हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली 1 साल से कम की शादी होती है तो विल को इग्नोर करते हुए 50-50% को डिवाइड किया जाता था माता और बहू में, वाइफ में। तो 50-50% के हिसाब से ही माँ के अकाउंट में और बहू के अकाउंट में गया। और जो बैंक का जो डीएसपी अकाउंट का वो होता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का, चूंकि वो जब वो 9 साल के थे तो अंडर गार्जियनशिप में वो खाता मेरे अंडर गार्जियनशिप में खुला था, और वही बाद में डीएसपी कन्वर्ट हुआ और उसमें कोई नामनी नहीं था। तो चूंकि मेरे अंडर गार्जियनशिप में था इसलिए लीगल हेयर के नाते वो मुझे पेमेंट। जी बाकी जो भी नियम निर्धारित है वो निर्धारित नियम के हिसाब से जो एनओके का नियम है वो सारा पैसा उनको जा रहा है या जाएगा। जी। अच्छा, अभी आपने एक बात कही थी कि अक्सर आपने अपने छोटे बेटे से उनकी शादी की बात चलाई थी, कभी कहा होगा आपने, ऐसा अभी आपने कहा। तो अक्सर ये पहले बहुत बार कारगिल युद्ध में भी हुआ था कि देवर के साथ शादी करी गई, लेकिन फेमिनिस्ट ने बहुत अपोज किया था इसका कि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कतई गवारा नहीं है, ऐसे इन्होंने बहुत हो हल्ला मचाया था। लेकिन क्या आपको लगता है वो व्यवस्था सही थी? नहीं, मैं आप व्यवस्था पे मैं तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहता मैडम। वो व्यवस्था आपकी बिना इजाजत के और बिना पसंद की तो शादी किसी से हो नहीं रही आज के सभ्य समाज में। जी उनके पिताजी ने जब 20 जुलाई को ही गोरखपुर में अभी अंशुमान का पार्थिव शरीर नहीं आया था तो यह बात उठाया कि अभी तो बेटी की उम्र केवल महज 26 साल है। मैंने कहा था कि देखिए ये हमारी बेटी भी है और बहू भी है, और मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि अखंड वैधव्य को झेले, और हम धूमधाम से अपने घर से इसकी शादी करेंगे। ये जहां कहेगी हम वहीं शादी करेंगे और हम दोनों परिवार मिल के करेंगे। उसके बाद मैंने कहा था अगर ये स्मृति ये कहती है कि मैं अंशुमान का परिवार छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी और शादी के लिए भी इसका अगर मन बनता है तो बाद में मैं अपने द्वितीय पुत्र से जो 2 ही साल भौतिक रूप से इससे छोटा है उससे भी शादी कर सकता हूं। और मैंने फिर तीसरा कहा कि यदि स्मृति कहती है जैसा कि कैप्टन विक्रम बत्रा की पत्नी ने अभी तक शादी नहीं किया, जबकि मैं ऐसा कदापि नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी स्मृति अगर ऐसा कहती है कि मैं शादी करूंगी ही नहीं और मेरे घर में ही रहूंगी, तब मैंने कहा कि मेरे पुत्र से जो भी औलाद होगी, प्रथम वो पुत्री हो या पुत्र हो, वो मैं अपनी इसी स्मृति की गोद में दूंगा और पिता का नाम अंशुमान का दिया जाएगा, और जो भी हमारी पैतृक संपत्ति होगी वो सारी संपत्ति अंशुमान के नाम से ट्रांसफर की जाएगी और ये हमारे घर में बड़ी बहू की तरह से और मालकिन बन के रहेंगी। ये मैंने प्रस्ताव उनके पिता के कहने के बाद, एक कोई भी व्यक्ति या कोई भी पिता मेरे ख्याल से इन तीनों प्रस्तावों के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव नहीं रख सकता, तो मैंने तो सर्वमान प्रस्ताव रखा था। और वो चूंकि स्मृति अभी 2 ही दिन था, कोई उनसे पूछ नहीं सकता, मैं तो पूछ ही नहीं सकता, उनके पिता भी शायद इस पे बात नहीं कर सकते थे। तो स्मृति का राय बिना जाने किसी भी व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं था कि कोई अपना कुछ कह दे। तो हम ने उनके इस बात का सिर्फ जवाब दिया था कि हम तीनों ही दशाओं में तैयार हैं, और जो दशा, क्योंकि यही 3 दशाएं होती हैं, या तो कुंवारा रहना या शादी करना, या तो घर में शादी करना या बाहर शादी करना। जी तो मैं तो बिल्कुल। सबसे पहले बाहर करने के लिए तैयार था, फिर घर में, और कुंवारे की स्थिति में ये करने के लिए तैयार था। जी, तो क्या एक ससुर पिता नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता। मैंने तो कहा था कि मैं अपने घर से शादी करूंगा पूरे नहीं, धूमधाम से। वही तो मेरा सवाल और है मैंने ये कि तो ससुर ने तो पिता मैंने बनने भी की कहा। पूरी कोशिश करी, ससुर ने पिता बनने की पूरी कोशिश करी, सास ने माँ बनने की कोशिश करी, तो क्या एक सास ससुर माता पिता नहीं बन पाए? मैडम बहुत से सास ससुर हैं जो बहुत अच्छे माता पिता भी बने हैं, घरों से शादियां किया है, ये तमाम इतिहास है। और मैं भी चाहता था कि मेरी बहू
मैं प्रतिबिंब देखूंगा अपने बेटे की, और ये जहां चाहेगी वहीं शादी करूंगा। जी, बट ऐसा हो नहीं पाया। हो नहीं पाया, और इसका जवाब भी नहीं मिल पाया। लेकिन आज तक मैं वो दुखी पिता हूं जो ये नहीं जान पाया कि हमने इस पूरे इंटायर जर्नी में मतलब कहां अपनी खता की थी, मैं या मेरी पत्नी या मेरे बच्चे या मेरे माता पिता, कौन जिसकी सजा इतनी बड़ी सामाजिक सजा, जो कि मेरे लिए एक सामाजिक मौत के बराबर है, यह सामाजिक सजा और यह सामाजिक आप आक्षेप समझिए मैं झेल रहा हूं। जहां टीवी पे लोग बाइट चला रहे हैं कि पैसे के लिए हो रहा है, इसके लिए हो रहा है, या मैं अपने बेटे से शादी करना चाहता हूं। अब आप बताएं कि इतने आक्षेप और इतने कलंक झेलने के बाद कोई भी सामाजिक व्यक्ति समाज में कैसे रह सकता। लेकिन तमाम इन विष पीने के बाद भी मैं आज भी गुजारिश करूंगा अपने उस परिवार से कि हमें हमारी खता बता दें, और हमारे परिवार की खता क्या है कि इतनी बड़ी सजा उन्होंने दी। मैं गुजारिश करता रहा कि बैठ करके बात करिए, हमारी गलती को बताइए। मैंने उनको जब ये सारी बातें बताई तो हाथ जोड़ के कहे, जिसके प्रमाण है कर्नल निर्मल साहब कि हाँ ये सारी गलती हमारी है, लेकिन हम आगे की बात करते हैं। और एक शब्द भी आज तक नहीं बता पाए और सारे निर्णय लेते रहे, और मीडिया में आज ये बातें इतनी विभत्स रूप से चल रही। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी मेरा आपको नमन। आप कुछ भी कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें सभी माता पिता के लिए, स्मृति के मैं किसी के लिए भी। सभी माता पिता और जो भी इससे पीड़ित हैं, या आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ करके गुजारिश करूंगा कि पारिवारिक संरचना का ध्यान रखें और समाज में अपनी उपयोगिता को समझें। केवल बीबी ही नहीं है, आप कभी किसी की बेटी होती हैं, तब कभी किसी की पत्नी होती हैं, और आगे जाकर के किसी की माँ को आपको बनना है, और किसी की सास भी बनेंगी। तो जिस दिन आप इस रूप में आएंगी तब आपको यह दर्द समझ में आएगा। इसलिए आप अपने उस उच्च जननी जन्मभूमि स्वर्गादक वगैरह जैसी आप अपनी उस महान सत्ता को समझें कि आप जननी हैं, आपने इस ब्रह्मांड का सृजन किया है। तो आप अपने उस महान आकार को समझें, और आप एक रूप में अपने आप को एक रूप में समाहित ना करें, क्योंकि आप इस छोटी सी बात से अपने रूप को तो बदल सकती हैं, लेकिन आपका जो महान व्यक्तित्व है वो नहीं बदल सकता, क्योंकि आप एक बहन भी हैं, आप एक पत्नी भी हैं, आप एक माँ भी हैं, और आप एक सास भी हैं, आप एक दादी भी हैं। तो आप इन सारे रूपों का अपने मन में अंतःकरण में नमन करते हुए देखें कि कल को मैं उस रूप में आऊंगी तो क्या होगा। और हर पिता से ये चाहूंगा कि अगर इस तरह की बातें उनके साथ होती हैं तो अपनी बात को रखें, और हमेशा समाज में अच्छे ही नियम बने हैं। और मैं सरकार से भी उम्मीद करूंगा कि जरूर नियम बनेगा जिसमें दोनों की ही दशाओं को देखा जाएगा, पिता, माता और पत्नी, और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये मेरी दरखास्त समाज और सरकार दोनों से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आशा करती हूँ कि सरकार आपकी बात सुने और इसमें रिव्यू जल्द। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि जो फाउंडेशन की बात कर रहे थे आप, आयुष्मान फाउंडेशन, वो भी इस्टेब्लिश हो, और उसमें जो भी आप काम करना चाहें वो जरूर करें, लोगों की सहायता करें, मदद करें। लेकिन हाँ, इसमें जरूर रिव्यू हो और आपको इंसाफ मिले, एक माँ को इंसाफ मिले, एक पिता को इंसाफ मिले, और एक पत्नी को भी इंसाफ मिले। धन्यवाद। नमस्ते।